Assalamu alaikum. Our topic is policy mix and internal and external balance. This is also called internal and external balance and policy mix under fixed exchange rate system. This analysis is also known as assignment problem, and it has been presented by Professor Mandal. In this respect, it is analyzed that for internal balance and for external balance, which policy will be more appropriate, whether fiscal policy और मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके लिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। इसमें देखें कि एक्स एक्सिस पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स लिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी when when expansionary or easy or soft fiscal policy is adopted, it means कि इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जाते हैं और टैक्सेस कम किए जाते हैं। इन दैट केस जो है वो इकोनॉमी मूव्स राइटवर्ड। ऑन द अदर हैंड व्हेन कॉन्ट्रैक्शनरी और हार्ड फिस्कल पॉलिसी इज अडॉप्टेड, इट मीन्स के जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम किए जाते हैं और टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाया जाता है। इन दैट केस इकोनॉमी जो है दैट मूव्स लेफ्टवर्ड और टुवर्ड्स ओरिजिन। इन द सेम वे ऑन वाई एक्सिस देयर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, and rate of interest is related to monetary policy. When easy or soft monetary policy is adopted, in that case rate of interest increase. On the other hand, when tight or hard monetary policy is adopted, in that case rate of interest falls or decrease. तो इस डायग्राम के दो टूल्स हैं, एक इसमें इंटरनल बैलेंस कर्व है और दूसरा एक्सटर्नल बैलेंस कर्व है, एंड दीज बोथ कर्व्स आर पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो इंटरनल बैलेंस कर्व जो है दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वेयर द इकोनॉमी इज हैविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। In the same way, external balance curve shows those combinations of rate of interest and government expenditures on which economy have equality in balance of payments. अब यहाँ पे external balance curve is more elastic or more flatter, while internal balance curve is less elastic or less flatter. तो जब ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर कट ऑफ करते हैं वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम अचीव करती है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केट्स। दैट इज़ पॉइंट एफ। तो इसके नतीजे में 4 जोन्स ऑफ अनहैप्पीनेस अचीव होते हैं। तो फर्स्ट जोन ये वाला है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है और सरप्लस है। सेकंड जोन ऑफ अनहैप्पीनेस जिसमें इंटरनली जो है इकोनॉमी इन्फ्लेशन फेस करती है और एक्सटर्नली जो है वो सरप्लस फेस कर रही होती है। थर्ड जोन ऑफ अनहैप्पीनेस इसमें इंटरनली इन्फ्लेशन होती है और एक्सटर्नली डेफिसिट होता है। फोर्थ जोन ऑफ अनहैप्पीनेस में इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सटर्नली डेफिसिट होता है। जी, प्रोफेसर मंडल अपने इस मॉडल में डिफाइन करता है कि एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज़ के ज़रिए यानी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ज़रिए इकोनॉमी जो है उसको साइमल्टेनियसली जो है वो इक्विलिब्रियम में कैसे लाया जा सकता है कि इकोनॉमी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर ले एट द सेम टाइम। तो इसके लिए ही सजेस्ट के इंटरनल प्रॉब्लम्स जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए वो फिस्कल पॉलिसी सजेस्ट करता है
जबकि जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट और सरप्लस होते हैं, इनको ठीक करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सजेस्ट करता है। तो इस चीज़ को इफेक्टिव मार्केट क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो अगर इस तरीके से इन दोनों पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाए तो इकॉनमी जो है वो पॉइंट एफ के ऊपर पहुंच जाएगी, और इकॉनमी जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। तो इसके लिए हम चलते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इकॉनमी जो है वो इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है और एक्सटर्नली जो है वो डेफिसिट फेस कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से कि ये पॉइंट सी जो है ये इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर लोकेट कर रहा है, और इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर अगर इकॉनमी कहीं पे हो, इट मीन्स के इकॉनमी में इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड पॉइंट सी चूंकि एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के नीचे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिसिट है, और एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के नीचे अगर इकॉनमी कहीं भी फॉल करती है तो इकॉनमी में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट होगा। तो अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और डेफिसिट है, इनको ख़त्म करने के लिए जो है वो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, और डेफिसिट को अबॉलिश करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। जी, तो पॉइंट सी के ऊपर चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी और सॉफ्ट या इजी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, जिसके तहत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया जाएगा और टैक्सेस को कम किया जाएगा। तो जिसके नतीजे में इकॉनमी जो है सी से पॉइंट C1 पर मूव कर जाएगी। और देखें, ये इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर इकॉनमी आ गई, और अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई। ओके, बट ये जो C1 पॉइंट है दैट इज़ फॉलिंग बिलो टू एक्सटर्नल बैलेंस कर्व। अब भी यहाँ पे इकॉनमी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट फेस कर रही है। तो इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, और मॉनेटरी पॉलिसी में से सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, और जिसके तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के नतीजे में शॉर्ट रन में कैपिटल इनफ्लो होगा। तो कैपिटल फॉरेन से कैपिटल इनफ्लो होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो एक डेफिसिट पाया जा रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, और इकॉनमी जो है वो C1 से पॉइंट C2 के ऊपर पहुंच जाएगी। अब पॉइंट C2 के ऊपर इकॉनमी जो है वो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इक्वालिटी पाई जा रही है, डेफिसिट ख़त्म हो गया, बट पॉइंट C2 जो है दैट इज़ फॉलिंग अबव टू इंटरनल बैलेंस कर्व। तो IB कर्व के ऊपर अगर इकॉनमी कहीं पे हो, इट मीन्स कि इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए अगेन जो है वो इजी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया जाएगा और टैक्सेस को कम किया जाएगा, और इकॉनमी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होके इंटरनल बैलेंस कर्व के ऊपर आ जाएगी, और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बट अगेन यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये चूंकि एक्सटर्नल बैलेंस कर्व के नीचे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन इकॉनमी में जो है वो डेफिसिट होगा। तो इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज, तो उसकी वजह से शॉर्ट रन में कैपिटल इनफ्लो होगा, और ये जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ये वॉश्ड आउट हो जाएगा, और इकॉनमी EB कर्व के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से मूव्स एंड काउंटर मूव्स के नतीजे में
फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है वो अप्लाई करने के नतीजे में इकॉनमी जो है वो पॉइंट एफ के ऊपर पहुंच जाएगी और यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली जो है वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इकॉनमी अचीव कर लेगी। जी, प्रोफेसर मंडल ये सजेस्ट करता है कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट, इनको ख़त्म करने के लिए जो है वो फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जानी चाहिए और जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं यानी डेफिसिट और सरप्लस, इनको ख़त्म करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जानी चाहिए। तो तब जो है वो इकॉनमी जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केट में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी और इस चीज़ को वो इफेक्टिव मार्केट क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल कहता है। ऑन द अदर हैंड अगर ये जो पॉलिसीज़ हैं ये इसके बरक्स अडॉप्ट की जाएं तो उस सूरत में जो है वो इकॉनमी जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ आने की बजाय उससे दूर हटती जाएगी। इस चीज़ को भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल के इकॉनमी जो है दैट इज़ ऑन पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के ऊपर इकॉनमी में इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट है और एक्सटर्नली जो है इकॉनमी इज़ फेसिंग डेफिसिट। तो अब ये डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए सपोज़ मॉनेटरी पॉलिसी की बजाय फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है और हार्ड या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। उस सूरत में जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम किए जाएंगे और टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा और इकॉनमी जो है पॉइंट सी से C1 डैश पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि डेफिसिट जो है वो तो ख़त्म हो गया और इकॉनमी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इक्वालिटी में आ गई। अब पॉइंट C1 डैश जो है दैट इज़ अबव टू IB कर्व। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए अगर सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए तो इकॉनमी विल कम डाउन और इकॉनमी जो है पॉइंट C2 डैश के ऊपर पहुंच जाएगी। अब देखें कि ये जो पॉइंट है दैट इज़ फॉलिंग ऑन IB कर्व। यहाँ पे अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब इकॉनमी जो है ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे जाने की बजाय ये मज़ीद डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है। सो कंक्लूडिंगली वी कैन से कि we should adopt fiscal policy for curing internal issues and monetary policy for curing external issues. Thank you.